मेरे सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान। साथियों, आपके बीच में लाइव आने का कुछ कारण बना। हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन 2024। मिशन 2024 क्या है? मिशन 2024 मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण। हम जब भारत के संविधान की बात करते हैं साथियों, तो भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र व्यवस्था की बात करता है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य बनाने की बात करता है। और हमारे जितने भी लोगों ने इस संविधान सभा में हिस्सा लिया, जितने बुद्धिजीवी शामिल हुए, सभी ने यही कल्पना की थी कि हम भारत को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे, यानी लोकतंत्र यहाँ पे लागू होगा, प्रजातंत्र लागू होगा। लेकिन 1949 में भारत का संविधान पूरा हो गया था। आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। उसकी घोषणा की गई कि आज से संविधान के तहत भारत चलेगा। साथियों, अगर 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को भारत के लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, कसम खाते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ते हैं, उसको शामिल करते हैं, उसके बाद इतने सालों के बाद 2021 में आज 24 जून 2021 चल रहा है आज का दिन, आज तक अगर भारत का संविधान लागू नहीं हो पाया है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे आपको समझना होगा। भारत का संविधान लोकतंत्र गणराज्य की बात करता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। लेकिन भारत में जो रजवाड़ों की जो व्यवस्था थी, भारत के संविधान से पहले जो रजवाड़ों की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, यानी राजशाही पूरी तरह से चलती थी। इस राजशाही में तानाशाही होती थी, फासिज्म होता था, हिटलरगिरी होती थी। और उस हिटलरगिरी को समाप्त करने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने बड़ा मंथन किया, विचार किया और फिर भारत के संविधान को बनाया। जय भीम, जय संविधान राज त्यागी साहब। तो जब भारत का संविधान बन गया तो उसका मतलब है कि भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य मान लेना चाहिए था। और लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा क्या है, भारतीय संविधान की परिभाषा क्या है, इसको ना तो भारतीय लोग समझ पाए। मैं भारतीय लोगों को इसलिए दोष देना चाह रहा हूं साथियों, आप लोगों को, कि अगर आप लोग भारतीय संविधान को समझ जाते, लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा को समझ जाते कि लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, तो इतने सालों तक 1952 में पहली बार वो आपने वोट डाला, 1947 में जो सरकार बनी थी वो सिलेक्टेड सरकार थी और 52 में इलेक्टेड सरकार हुई जब से आप वोट डालने लगे हैं। और आज 24 जून 2021 को भी मैं आपके सामने ये अपील कर रहा हूँ कि लोकतांत्रिक गणराज्य भारत नहीं बन पाया है। तो इसमें दोष किसका रहा? जिन लोगों को हमने चुन के संसद में भेजा, विधानसभाओं में, तो जिनको हमने संसद में चुन के भेजा, विधानसभा में चुन के भेजा, क्या उनका दोष था या हमारा दोष रहा है? क्योंकि अगर इतने सालों के बाद भी अगर देश लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बन पाया है, तो मैं उन लोगों का दोष कतई नहीं मानता जिन लोगों ने लोकतंत्र को बहाल नहीं किया, जो लोग सत्ता में बैठे जाके
जो वहाँ प्रतिनिधि हमने भेजे उनका मैं दोष इसलिए नहीं मानता हूँ कि जब बार बार अगर गलती कोई आदमी करता है और हम फिर भी अगर उसी को चुन लेते हैं, अपना मत देते हैं, यानी अपना वोट देते हैं, तो मेरे ख्याल से गलती फिर हमारी हो जाती है। उन लोगों की गलती मैं नहीं मान सकता हूँ। अगर उन लोगों की गलती है और उस गलती को बार बार हम लोग नहीं, एक बारी सुधार सकते थे, दूसरी बार में सुधार सकते थे। अगर उनकी गलती होती तो हम बार बार इसकी इतनी हद तक नहीं। एक कहावत है साथियों, लूटना उसकी फितरत है, मजबूर है वो भी। मैंने अपनी किताब में लिखा है, ये मैं अपनी किताब का लिखा हुआ आपको बता रहा हूँ। लूटना उसकी फितरत है, मजबूर है वो भी, बारी है अब हमारी कि कब तक सब्र करें। लोकतांत्रिक गणराज्य भारत नहीं बन पाया, इसमें दोष उसका नहीं है क्योंकि उसकी फितरत है लूटना। लेकिन हमारी बारी थी, बार बार आती रही, हर 5 साल में आती रही, कभी 2 साल में आ गई, कभी 3 साल में आ गई। और ऐसा दौर भी रहा भारत में कि 3 दिन 13 महीने और 13 दिन तक भी सरकार चली, बार बार सरकार गिरी, बार बार बनी, ऐसा होता रहा। लेकिन इस देश में संविधानवादी सरकार नहीं बन पाई। इसलिए मैंने आपको आज का विषय रखा कि मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों को आपने अपना प्रतिनिधि चुना, जिन लोगों को आपने संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा, वो लोग ईमानदार अगर नहीं निकलते तो अगली बार आपको उनको बदल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आपने किया। लगातार आप कभी कांग्रेस को चुनते रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनते रहे, कभी इनकी सहयोगी लोगों को चुनते रहे, लेकिन आपने किसी ईमानदार लोगों को चुन के ना लोकसभा में ना विधानसभा में भेजा। अगर आप ईमानदार लोगों को चुन के भेजते तो शायद ये हाल नहीं होता। और आदमी ईमानदार कब बनता है? जब वो भारतीय संविधान की परिभाषा को समझ जाए कि संविधान क्या होता है। संविधान यानी सभी लोगों के लिए समान, सबकी सहमति से सभी के लिए समान नियम और कानून। अगर इस परिभाषा को वो समझ जाते लोग, तब आप उसको संसद में भेजते, विधानसभा में भेजते, पहले उसको संविधान पढ़ाया जाता, तो मेरे ख्याल से ये नुकसान नहीं उठाना पड़ता जो गैर बराबरी की व्यवस्था आज भी हमारे देश में कायम है। साथियों, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है लोगों के द्वारा चलायमान देश, जहाँ पे प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है अपने देश को चलाने में। उसका सहयोग, उसकी भूमिका, उसका अधिकार सब उसके हाथ में होना चाहिए। उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोगों की विचारधारा का देश, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला देश, जहाँ प्रत्येक लोगों को, जहाँ लोकतंत्र हो, यानी प्रत्येक आदमी स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, यानी लोगों का तंत्र चलता हो, ऐसा राष्ट्र होना चाहिए था। लेकिन ये दिक्कत कहाँ पे आई? हमने जिन लोगों को प्रतिनिधि बना के लोक सेवक चुना, चाहे वो विधानसभा में भेजा, चाहे वो लोकसभा में भेजा, जिन लोगों को हमने चुना, भारतीय संविधान ने हमें जो अधिकार दिया लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का। साथियों, वैश्विक मताधिकार आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में मिला। यानी लोकतांत्रिक गणराज्य इसी को बोलते हैं कि आपने अपने मत से, अपने वोट से एक प्रतिनिधि चुना और वो अब आपके लिए विधानसभा में या संसद में, लोकसभा में जाके अब आपके लिए ड्यूटी करेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा, आपके लिए नौकरी करेगा, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपको सरकारी नौकरियों की व्यवस्था, आप लोगों को घर कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था, आपके पास ज़मीन है या नहीं है उसकी व्यवस्था, वो लोग वहाँ पे बैठ के करेंगे। और उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाई गई जो आपकी अर्थव्यवस्था को देखेगी, जो धन का संचालन करेगी, उसके नेतृत्व में वो सब रहेगा अर्थव्यवस्था को सही से चलाने के लिए।
समाज में धन को कैसे वितरित किया जाए, कैसे उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, कैसे आर्थिक विषमता को मिटाया जाए, उसके लिए समाज कल्याण मंत्रालय बनाया गया। कोई आदमी बेरोजगार ना रह जाए, उसी समाज कल्याण मंत्रालय को देखते हुए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हुए, उन्हीं के टच में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था की गई, रोजगार कार्यालय बनाया गया। और जहाँ पे जो लड़का या लड़की 18 साल का होते जो वोट डालने के लिए जब जाता है तो उसकी गिनती हो जाती है वोटर में, तो उसका जो इलेक्शन ऑफिस है हमारा, इस इलेक्शन ऑफिस को रोजगार कार्यालय में उसका ब्यौरा भेज देना चाहिए था। जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चा 12वीं पास करके जाता है, फिर वो 18 साल का हो जाता है, उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका रिकॉर्ड में नाम भेज देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि कभी आपने नहीं सोचा कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी ड्यूटी क्या है। स्कूल की जो आपका विद्यालय है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय की ड्यूटी थी कि जैसे आपने 12वीं पास करी, आपका नाम रोजगार कार्यालय में वो भेज देगा। और अगर वो भी रोजगार कार्यालय में नहीं भेजता है तो जो चुनाव आयोग है, जब आप वोट डालने चले जाते हो, जब पहली बार आपने वोट डाला तो आप भारत में हिस्सेदार हो गए, आपका नाम वहाँ पे रोजगार कार्यालय में चला जाना चाहिए था। तो सरकार की फिर क्या ड्यूटी बनती थी, आपने जिनको चुना वो आपके घर पे आते और आपको फिर ट्रेनिंग देते किसी काम की, और उस काम को सिखा के फिर आपको रोजगार देते। वो लोग सरकारी रोजगार आपके पास होना चाहिए था। क्योंकि जब हम सरकार चुनते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो सरकार के द्वारा देश चलना चाहिए। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, देश में राजशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है। आपको इस राजशाही को खत्म करना पड़ेगा और लोकतंत्र को बहाल करना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं। अभी आपके पास में 2024 तक मताधिकार है, 2022 तक है, अलग अलग राज्यों में चुनाव होगा, 2023 में कई सारे राज्यों में चुनाव होगा, और 2024 में फाइनल गेम होगा देश का। फाइनल मैच जो है 2024 में होगा, जब देश की लोकसभा में सीटें भरी जाएंगी, आपके द्वारा भरी जाएंगी, आप उसको भेजेंगे, आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि होंगे। क्या आप 2024 में भी ये गलती करेंगे? 2022 और 23 में भी यही गलती करेंगे? क्या आप लकीर के फकीर बने रहेंगे? क्या आप ये कहेंगे मेरे बाप दादा ने वोट दिया था, मैं भी उसी को वोट दूंगा? तो साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो नुकसान आपका है। 2024 में बार बार कुछ सामाजिक संगठन कहते हैं, जिनको मैं उनको उपद्रवी संगठन कहता हूँ, वो संगठन नहीं है, वो उपद्रवी लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं भारत को। अगर भारत का संविधान लागू हो गया होता, भारत का आर्टिकल पहला एक आर्टिकल भी अगर लागू हो गया होता, तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन लोगों पे बन जाता जो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन यहाँ तो जो प्रधान लोक सेवक हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो भी भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, और एक बार नहीं बार 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 लगातार बोलते हैं। एक बार गलती से हो सकता है, 2 बार गलती से हो सकता है, लेकिन अगर बार बार निरंतर अगर उसको हमेशा बोला जाए तो वो गलती नहीं है। इसका मतलब वो जानबूझ के बोलते हैं, वो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। यानी पहला राष्ट्रद्रोह का काम हमारे माननीय प्रधान लोक सेवक प्रधानमंत्री से शुरू होता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, सब के सब भारत को हिंदुस्तान कहने में लगे हुए हैं, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो घोषणा है, उस घोषणा के तहत ये जो राजशाही जो चल रही है, ये इस तरीके से हो रहा है कि हम जबरदस्ती करेंगे, ये देश हमारे कब्जे में है। अगर भारत का संविधान लागू हो गया होता, संविधानवादी राष्ट्र अगर आप 2024 में बना लेते हो, तो भारत संविधानवादी राष्ट्र बन जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य बहाल हो जाएगा, फिर राजशाही नहीं रहेगी। लेकिन ये जब संभव हो सकता है, जब आप अपना जो मताधिकार है
यानी जो वोट आपके पास है वो आप उस आदमी को दोगे जिसको कानून बनाना आता है, जो संविधान का ज्ञाता है, जिसको संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद की जानकारी है, जो समतामूलक राष्ट्र की भावनाओं से प्रेरित है, जो समाज में काम कर रहा है। वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पैसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जा पाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर पता लग जाए कि वो फला आदमी ईमानदार है, संविधान की जानकारी रखता है, कानून बनाने की क्षमता उसके पास है, समाज में निरंतर काम कर रहा है, और उस आदमी के पास पैसा नहीं है, वो मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, इतना साधन संसाधन उसके पास नहीं है, तो हमें फिर भी उस आदमी को जाके अपना मत देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोगों के पीछे भागते हैं, हम दारू में अपना मताधिकार को बेचते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम पैसे में अपना मताधिकार बेचते हैं, इसलिए हम लोग दुखी होते हैं। साथियों, आपका दुखी होने का कारण आप स्वयं खुद हैं। आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप से प्रताड़ित हो रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने वोट की कीमत को समझ जाओ, मताधिकार का मतलब समझ जाओ, तो आप इन लोगों को, आज 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, आप इनको ढो रहे हो। उन्हीं लोगों को बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, बीच बीच में कभी चाचा बन जाता है, कभी भतीजा बन जाता है, कभी उसकी घरवाली बन जाती है, कभी उसका पति बन जाता है, कभी उसका देवर बन जाता है, कभी उसका जेठ बन जाता है। तो यही चल रहा है, लगातार यही चल रहा है। साथियों, ये लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा नहीं है। सरकार मनमानी अगर कर रही है, इसका मतलब वो आप लोगों को जैसे भेड़ बकरी को हाँकते हैं, लठ का डंडे का जोर दिखा के, बंदूक का जोर दिखा के आप लोगों के साथ में जो तानाशाही जो हो रही है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये राजशाही व्यवस्था है। और भारत का संविधान राजशाही व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता है। और हम जो मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, हम राजशाही व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें सबका हित है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का हित है, सभी वर्गों का हित है, सभी जातियों का हित है। और उस हित में हमारा और आपका अपना भी हित है। अगर समाज का भला होता है तो मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, मेरा भी अपना भला हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि हमने लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, तो फिर आप मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण में आप सहयोग करेंगे। कोई तन से सहयोग कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है। हमारी टीम निरंतर आपके साथ में लगी हुई है। पूरे भारत में हम काम करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। और छोटी सी संख्या होती है 543, जो सरकार बनाते हैं 272 लोग भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन जो टोटल जो संसद में लोग बैठते हैं वो 543 लोग होते हैं। और हमारे पास में करीब करीब 10-20 हज़ार तो सामाजिक संगठन हैं। जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, जो संविधान को मानने की बात करते हैं, फुले अम्बेडकर विचारधारा की बात करते हैं, साहू जी पेरियार साहब की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले साहब की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे जो संगठन जो समतामूलक राष्ट्र की बात करते हैं, ऐसे करीब करीब 10 से 20 हज़ार संगठन हैं। अगर वो 10 से 20 हज़ार संगठनों में से अगर 1,000 संगठन भी अगर मेरी बात को मान लें, और वो एक संगठन अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अगर वो फुल फ्लैश कैडर के साथ में अगर वो तैयार करके संसद में भेज दे, तो मैं कहता हूँ ये काम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान काम है। आप मेरी और हमारी टीम की सेवा ले सकते हैं। मेरा फेसबुक पे मेरा नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये तानाशाही जो है ये वो लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो लोग राजशाही चला रहे हैं। वो लोग लोकतांत्रिक गणराज्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं।
वरना आपके साथ में ये नहीं हो रहा होता जो गैर बराबरी की व्यवस्था आज तक लागू है। एक आदमी के पास में एक गज भूमि भी नहीं है, एक कदम भूमि भी नहीं है साथियों, और एक आदमी के पास में 5000 एकड़ भूमि है। एक आदमी के पास में 1 रुपया भी नहीं है, और एक आदमी के पास में मिलियन में करेंसी है। स्विस बैंक में उसका अकाउंट है, विदेशों में जाके पैसा जमा करता है। ये जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, इसको भारत का संविधान तो नहीं मानता। ये राजशाही व्यवस्था है, रजवाड़ों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम लोग भी नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग मिशन 2024 की बात कर रहे हैं, जो संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है। साथियों, इस व्यवस्था में दीवान साहब आपका स्वागत है। इस लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था का जो दूसरा नाम है मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण। अगर आप इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं, तो मैं कहता हूं अभी 2.5 साल है 2024 में। 2022 में जहां जहां पे भी ये कांग्रेस बीजेपी ये लोग काम कर रहे हैं, और जो तीसरा जो हमारे भाई यहाँ दिल्ली में जो बैठे हैं जो सत्ता में, ये तो खंबे पे चढ़ जाते थे भाग भाग के कि मैं बिजली का कोई कनेक्शन काट देगा, ज़्यादा बिल आएगा तो इसको मैं तुम्हारा बिजली का तार जोड़ देता हूँ, और कोई दिक्कत आए तो मेरे पास आ जाना, कैसी भी समस्या आती है आप मेरे पास आ जाना। ये भाई साहब बड़ा कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, लेकिन इस आम आदमी ने दुनिया भर का पैसा कमा लिया। इस आम आदमी ने कहा मैं सुविधा नहीं लूँगा, लेकिन एक खास आदमी हो गया। इस आदमी ने बहुत सारी चीज़ों का सत्येंद्र साहब आपका बहुत बहुत एसपी आनंद साहब स्वागत है। इस आम आदमी ने भी हमसे झूठ बोला। हमने सोचा था दिल्ली में कि ये बीजेपी कांग्रेस को अब की बार हटा दिया जाए, तो हो सकता है कि कोई तीसरा विकल्प तैयार कर लिया जाए। तो ये भाई साहब हमारे बीच में आए, इन्होंने कहा कि मैं भला करूँगा, जन लोकपाल लेके आऊँगा, भ्रष्टाचार खत्म करूँगा। जय भीम नमो बुद्धाय सर। मैं भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी का भला करूँगा। लेकिन ये आम आदमी भी यहाँ पे भूल गया। मैं स्कूल कॉलेज बनाऊँगा। इस आम आदमी ने भारत के संविधान की उद्देशिका को किताब में लिख दिया, एक पन्ने पे मूल कर्तव्य लिख दिए, 2 पन्ने पे लिख के छोड़ दिए, और बाकी इतने जो दूसरी जो किताब है वो राम कथा वो सिलेबस में लागू करवा दी। यहाँ पे हनुमान कथा, कृष्ण कथा, बजरंग बली की कथा, छोटा भीम कथा, ये सारी किताबें इतने सिलेबस में लागू करवा दी। अगर भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होता, संविधानवादी राष्ट्र होता, तो संविधान तो ये कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में, जो शिक्षण संस्थान है जो सरकारी चंदे पे चलता है या सरकारी अंश थोड़ा बहुत भी अगर उसमें दिया जाता है, तो उसको उसमें धार्मिक चैप्टर को नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अगर राम का बाल कथा पढ़ाई जाती है, कृष्ण कथा पढ़ाई जाती है, यहाँ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की कथाएं पढ़ाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य संविधानवादी राष्ट्र नहीं है। ये राजशाही रजवाड़ों की राजशाही है, ये देश के लिए नहीं है। ये भाई भी कहते हैं मैं संविधान पढ़ाऊँगा, बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहता है जय भीम, मैं संविधान पढ़ाऊँगा। ये जो केजरीवाल भाई है हमारे दिल्ली के, सॉरी केजरीवाल जी, वो नाम थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो भाई कहता था चलो चल के कि मैं संविधान पढ़ाऊँगा। उसने संविधान नहीं पढ़ा के वो राम कथा पढ़ा रहा है, और देश में भी राम कथा, कृष्ण कथा, बजरंग बली कथा, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि आप थैंक यू सर, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो राम कथा कृष्ण कथाएं पढ़ाई जा रही हैं, ये संविधानवादी राष्ट्र नहीं है। इसलिए मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण का हमने एजेंडा रखा है। हम इसको 2024 में पूरा कब करेंगे, कब कर सकते हैं पूरा, जब आप हमें तन मन धन से सहयोग करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो साथियों 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आप हमारी ड्यूटी लगाइए, हमें आप बुला लीजिए, हमें आदेश कीजिए, हम आएंगे और प्रत्येक अनुच्छेद पे कैसे कानून बनता है वो हम आपको पढ़ा सकते हैं। एक एक आदमी हम तैयार कर सकते हैं। अगर एक हॉल में 10 आदमी बिठा दोगे अलग अलग, 10 लोग सभा से बुला के, तो आप लोग जल्दी उसको काम को कर सकते हैं। और अगर आप एक आदमी को भी समझाने के लिए बोलेंगे तो चाहे उसके लिए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम पूरी तरह से उसको भारतीय संविधान पे कानून कैसे बनता है हम उसको पढ़ा के और फिर लोकसभा में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे। 2022 में आप इनको हटा के संविधानवादी सरकार बना सकते हो। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और कुछ राज्यों में जो अभी चुनाव होने वाले हैं, फिर 2023 में चुनाव होगा कई राज्यों में, फिर 2024 में जो फाइनल जो मैच होगा, आप इन लोगों को अब की बार जो गैर बराबरी के पोषक हैं, जो राजशाही चलाते हैं, जो रजवाड़ों की मानसिकता से प्रेरित हैं, आप इनको हटा दोगे, बदल दोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। मैं शंकरलाल खिरालिया, साथियों लंबे अरसे से हम लोग काम कर रहे हैं, सामाजिक काम करते करते आज हम, चिरंजीव लाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक काम करते करते आज मैं राजनीति की बात क्यों करने लगा, क्योंकि 70-72 साल में भी भारत को संविधानवादी राष्ट्र नहीं बना के एक तानाशाह हुक्मरान का राज बना दिया। जैसे सरकार कहती है, लठ मारती है लोगों को, जरा से आंदोलन की बात करते हैं तो आज किसान बैठा है जो वोट देता है, जिसके पास मताधिकार है, अगर ये लोग अपने अधिकार की बात सरकार से, अपने लोक सेवक से कर रहे हैं, अपने नौकर से ये कह रहे हैं कि मेरी एमएसपी लागू करो, मेरे लिए कानून बनाओ, जबकि कृषि एक्ट जो है राष्ट्रीय उद्योग होना चाहिए कृषि का, और उस राष्ट्रीय उद्योग में ये शर्त होनी चाहिए कि जो एफसीआई है, फूड सप्लाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत खेती की जो उपज है उसको खरीदा जाए, उसके लिए सरकारी दुकान बनाई जाए, उसके लिए गोदाम भी होते हैं एफसीआई के। लेकिन उसको ना करके हमारे प्रधान लोक सेवक और बड़ी लचीली आवाज़ में, और वो बहुत सारा नाटक करके बोलते हैं कि मैंने किसानों को ये आज़ादी दे दी है कि अपना अनाज किसी भी मंडी में जाके बेचें। क्यों बेचेंगे किसान अपना अनाज मंडी में जाके? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, किसान सरकार बनाता है, सरकार को उसका रेट तय करना पड़ेगा, एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। अगर हरी मिर्च 5 रुपया पाव अगर दिल्ली में मिलती है तो 5 रुपया पाव हैदराबाद में भी मिलनी चाहिए, 5 रुपया पाव पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में भी मिलनी चाहिए, पंजाब और महाराष्ट्र में भी मिलनी चाहिए। एक रेट होना चाहिए, ये एमएसपी होता है। जब देश एक है, राष्ट्र एक है, मताधिकार एक है, तो ये फिर राष्ट्र को बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? सरकारी उद्योग क्यों नहीं बनाया गया कृषि को आज तक? प्राइवेट दुकानें क्यों खुली हैं, सरकारी दुकानें क्यों नहीं है वो? जबकि एफसीआई तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन जो एफसीआई है वो निष्क्रिय होके बैठ गई है। जो योजना आयोग है वो कोई योजना ही नहीं बना रहा है, वो बेकार में बैठा हुआ है, जिसको नीति आयोग कहते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय का यही पता नहीं चलता आज तक वो करता क्या है। जितने आयोग बनाए हुए हैं उन आयोगों की ड्यूटी थी वो रोज थैला टांग के अपने कमर पे और घर घर जाते लिस्ट बना के लाते कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने को रोजगार मिल गया है, कितने लोग भूमिहीन है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम था, वो पूछते किसके पास जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। और आप भी हैं कि वोट दिए जा रहे हैं, बस कभी 500 रुपये में दे दी, कभी 100 रुपये में दे दी, कभी 20 रुपये के पौवे में वोट दे दी, कभी एक साड़ी में दे दी, कभी मोबाइल में दे दी, कभी 15 लाख के लालच में वोट दे दी, कभी 72,000 के लालच में वोट दे दी। और जो जिन लोगों को आपने वोट दे के चुन के भेजा, अपना नौकर बना के भेजा लोकसभा में, विधानसभा में, उन लोगों ने क्या किया? तानाशाही करी। आपने जरा सा अधिकार मांगने के लिए 5 आदमी आप इकट्ठे हुए, आपके ऊपर डंडे मारे, आपके नौकर ने डंडे मारे, तो ये क्या मतलब हुआ? राजशाही हो गया। लोकतांत्रिक गणराज्य तो नहीं रहा। लोकतांत्रिक गणराज्य तो तब था जब आपने एक धरना दिया, आपने नौकर को चिट्ठी दी कि मेरे लिए ये कानून की व्यवस्था करो, मुझे रोजगार देने का काम करो, क्योंकि हमने पूरे खजाने की चाबी उसके सुपुर्द करी अपना वोट देके। खजाना कहाँ से होता है?
साथियों, जो हम हल्दी मिर्च खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, हम कोई भी ए टू जेड सुई से लेके जहाँ तक यहाँ पे जो बिकता है, उसका जो पैसा होता है, टैक्स जो जाता है, उसे सरकार चलती है और वो उस पैसे को इकट्ठा करके स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। आपके लिए नहीं लगाते, आपके लिए योजना में। आपने धरना प्रदर्शन किया, आपको लठ मार के उन्होंने भगा दिया। ये हैरानी की बात बता रहा हूँ, आपका नौकर, आपका सेवक, जिसको आपने लोक सेवक चुना, वो आपको लठ मार के भगा रहा है। इसका मतलब है कि देश लोकतांत्रिक गणराज्य है ही नहीं, ये राजशाही गणराज्य है, राजशाही राज्य है। ये राजशाही है, हिटलरगिरी, तानाशाही, फासिज्म यहाँ पे चल रहा है। इसको आपको बदलना पड़ेगा साथियों। आपके पास अभी ताकत है, मताधिकार है, लेकिन आपको अपना मूंछों की लड़ाई को छोड़ के, अपनी प्रधानी को छोड़ के, अपने घमंड को त्याग के एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की सरकार बनानी पड़ेगी। जब तक आप 2024 में संविधानवादी सरकार नहीं बनाते हो, जब तक ये दिक्कत आती रहेगी। और 2024 के बाद हो सकता है चुनाव ना हो। इसके कई सबूत हमारे पास हैं कि ये बात उठाई गई है, प्रिंट मीडिया में भी उठाई गई, वैसे भी उठाई गई, बोला भी गया है कि 2024 के बाद में शायद चुनाव नहीं होगा। नई संसद दिल्ली में बन रही है, 2022 तक बन जाएगी। वहाँ ना ये संविधान होगा, ना आपके लिए कोई कानून बनाया जाएगा, हो सकता है आपके पास मताधिकार भी ना हो। आपके मुंह पे मास्क लगा के आपको चुप किया गया, आप चुप हो गए। आपने कभी नहीं पूछा कि कोरोना है क्या। एक पुलिस वाला जिसकी ड्यूटी होती है ट्रैफिक को सही चलाने के लिए, जो यातायात के लिए जो लगाया जाता है, जिसकी ड्यूटी होती है, वो रेड लाइट पे खड़ा होके यातायात को नहीं चलाता। वो बस अड्डे से 200 मीटर दूर जाके खड़ा होता है छुपके किसी झाड़ी के नीचे, और कोई रेड लाइट अगर जंप कर जाता है तो उसको भाग के पकड़ लेता है, उसका चालान काट देता है, या फिर वैसे ही 100-200 रुपये लेके जेब में रख लेता है। ये पुलिस वाले की गलती नहीं है, गलती लॉ एंड ऑर्डर की है। जो जिनको आपने सरकार बनाया, उन लोगों की गलती है, उसने उस पुलिस वाले की ड्यूटी सही तरीके से लगाई नहीं। दिल्ली में जब भाई साहब की सरकार बनी थी, दिल्ली वाले की, केजरीवाल जी की, आम आदमी की, तो ये भाई कहता था, 2-4 दिन के लिए इसने वॉलंटियर खड़े करे अड्डे पे। पहले कहता था मैं बसों को सही तरीके से चलाऊंगा। बस अड्डे पे बस वाले नहीं रोकते हैं, शिकायत आती है। वो बीच रोड पे अगर हल्का सा ब्रेक मारते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट जो गाड़ियां चलती हैं, उनका जो टैक्स है, उनकी जो रिश्वत है, वो सरकार तक पहुंचती है। और वो मनमाने तरीके से ऑटो वाले, टैक्सी वाले, दूसरे वाले, जब प्राइवेट बस वाले, वो मनमाना पैसा मांगते हैं। तो जो ये बस वाले हैं भाई, हमारे आम आदमी भाई साहब, इन्होंने 2-4 दिन अपने आदमी खड़े किए, दिखावा किया बिल्कुल जब सरकार बनी। उसके बाद में फिर आज फिर वही हाल है। आप कभी दिल्ली में रहते हैं, डीटीसी बस को आप रोकिए रोड के ऊपर, आप स्टैंड पे खड़े हो जाइए, आप 2 दिन तक खड़े हो जाइए, आपको एक भी बस वाला नहीं बिठाएगा। अगर आप नियम से अगर बस अड्डे पे खड़े हैं, जहाँ पर बस स्टॉप है, जहाँ बस रुकने का कार्यक्रम होता है, आप 2 दिन तक खड़े रहिए, आपको एक भी बस वाला नहीं बिठाएगा। क्योंकि बस वाला वहाँ बस रोकता ही नहीं है, वो दूर जाके रोकता है। जो डीटीसी है वो दिल्ली सरकार के अंडर में काम करती है। इसका मतलब दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लोगों को सही तरीके से संचालन नहीं किया है, वो लोक सेवक की भूमिका नहीं निभा रहा है। वो आम आदमी अब एयर कंडीशन में जाके बैठ गया है। मीना सिंह किरालिया जी, आपका स्वागत है। जय भारत, जय संविधान। तो साथियों, वो एयर कंडीशन में जाके बैठ गया वो आदमी, वो अब आम आदमी नहीं रहा, वो खास आदमी हो गया। आपने लोक सेवक चुना था, वो राजा बन गया। मताधिकार से चुने हुए लोग राजा नहीं होते, लोक सेवक होते हैं। और ये परिभाषा संविधान की बता रहा हूं आपको। लेकिन वो राजा बन जाते हैं, जो रजवाड़े वाले राजा थे, जो बेगारी करवाते थे, जो आपके ऊपर तानाशाही हिटलरगिरी करते थे, वही राजा वो बन के बैठ गए हैं। आपको इनको बदलना पड़ेगा।
वो कहते मैं सब प्रत्येक घर को 750 लीटर पानी दूंगा। आप दिल्ली में जाइए, हर गली में जाइए, कहीं जहाँ पानी आ रहा है वो इतना गंदा आता है कि उसमें आधे से ज़्यादा जंग इतना खतरनाक होता, पी नहीं सकते। पहली बात तो उसको पानी को आप सूंघ नहीं सकते, पीना तो बहुत दूर की बात है। और कहीं कहीं पे टैंकर जाते भी हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो पानी है उसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। और जिसको नहीं पिया जा सकता है, जिसे कपड़े उपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका भी रात को 2-2 बजे लोग लाइन लगा लेते हैं, कभी टैंकर के लिए लाइन लगाते हैं। वो 750 लीटर जो पानी जो देना था वो नहीं दिया इस आदमी ने, आम आदमी भाई ने। ये झूठ बोलने वाले लोग आ गए, ठगी करते हैं लोगों के साथ में। और ठगी करने वाला लोक सेवक नहीं होता, राजा बन जाता है। और आपको राजा को हटा के लोक सेवक को चुनना पड़ेगा। गलत है। उसको या तो पता नहीं था जन लोकपाल क्या होता है, अगर पता था तो उसको लागू कर देना चाहिए, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी तो काम नहीं रुका, कोई भी जो गलत काम हो रहे थे एक भी काम नहीं रुका, एक भी आदमी भ्रष्टाचारी जेल नहीं गया। तो ये कैसी लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है दिल्ली में भी भाई? ये गलत है, इसको आपको बदलना पड़ेगा साथियों। आपके पास मौका है 2022 में, जिन जिन राज्यों में सरकार बननी है, चुनाव होना है, आप इन लोगों को बदल देंगे। आप संविधानवादी सरकार बनाएंगे। संविधानवादी सरकार का मतलब है कि आप लोगों को कैडर देंगे, आप उनसे जान ये लेंगे कि संविधान के बारे में जानता है या नहीं जानता है, कानून बना सकता है या नहीं बना सकता है। आप उसका इंटरव्यू लेंगे कि आप एक आर्टिकल के बारे में बता के जाइए कि इस आर्टिकल पे कानून कैसे बनेगा। और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो हम आपको अपना मत नहीं दे सकते हैं, आप जाइए। हम उसको अपना मत देंगे जो संविधान पे कानून बनाने की जानता होगा, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी होगा, जो कानून बना सकता है। हम ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, लोक सेवक चुनेंगे। आपको हम हटा रहे हैं, उसको मुंह पे बोल दीजिए हम हटा रहे हैं। ये तब संभव हो पाएगा जब आप दारू नहीं पिएंगे, आप बिकेंगे नहीं, आप उसमें प्रलोभन में नहीं जाएंगे। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST का जाता है। अभी 120 OBC का आदमी है, 27 मुस्लिम है, 278 होते हैं, और सभी के साथ उत्पीड़न होता है। चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको हटाना पड़ेगा। जो लोग पट्टा पहन के जाते हैं यहाँ गले में, पट्टा आपको पता है कौन पहनता है? जो पालतू पशु होता है। आपको पालतू जानवर नहीं चुनने हैं, आपको संविधानवादी लोगों को चुनना पड़ेगा साथियों। अगर आप संविधानवादी लोगों को नहीं चुनते हैं तो 2024 आपका आखिरी इलेक्शन होगा। इसके बाद में चुनाव नहीं होगा। NRC या जो भी आपके ऊपर लागू होगा उसमें आपको चुनाव से निकाल दिया जाएगा, यानी आपके लिए चुनाव नहीं होगा। NRC अभी लागू होगा, आपको शायद मालूम नहीं है। सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए हैं। ये सरकार नहीं, राजशाही है, लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। हम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। इसलिए मैंने 2 शब्दों में आपको बोला है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है संविधान। संविधान का दूसरा नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य। और यही मिशन हमने 2024 का रखा है, मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं निरंतर। अभी हम उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, हरियाणा में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, और दिल्ली में जो नगर निगम का चुनाव होगा इसमें भी हम लोग जाएंगे। और हम उन लोगों को चुनेंगे जो संविधानवादी होंगे, संविधानवादी होंगे, जो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था को समझते हैं। और लोग ऐसे नहीं मिलते हैं तो हम कैडर दे के ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारा रोजाना प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। आप लोग इसमें तन मन धन से अगर हमें सहयोग करेंगे और ये वीडियो अगर सबके पास पहुंचा, अगर ये मेरा वीडियो आप फॉरवर्ड कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे, तो आपका बहुत बड़ा उपकार ये होगा कि आप संविधानवादी राष्ट्र निर्माण में आप अपना सहयोग दे रहे हैं। जो लोग अभी लाइव सुन रहे हैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि इसको शेयर करें और लोगों में
मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालूँगा। आप यूट्यूब पे भी उसको सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो अलग अलग विषय पे हैं और हम लोग अलग अलग विषय पे जो जानकारी जो दी गई है, इन लोगों ने जो हमारे लोक सेवक थे, जब जब भी बेईमानी करी है, जब जब भी कोई गलत कार्य किया है, मैंने उसका विरोध किया साथियों। और मैं आज भी विरोध कर रहा हूँ, कल भी विरोध करता रहूँगा। और 2024 तक हम 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ढूंढ रहे हैं पूरे देश में, जिनको हम कैडर देंगे, जिनको तैयार करेंगे और हम उनको संसद में भेज। अगर आप हमारी बात को स्वीकार करते हैं, हमारी बात को मान लेते हैं, हमें सहयोग करते हैं, तो साथियों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर 2024 में आप संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की सरकार बनाओ। आप ऐसे लोगों को चुनो जो संविधानवादी राष्ट्र निर्माण करना जानते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुन के भेजो। तो मैं ये दावा करता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर जो 70-72 साल में नहीं हो पाया, इसके आर्टिकलों पे कानून नहीं बन पाया, ये 6 महीने के अंदर अंदर कानून बनाए जा सकते हैं। और ऐसे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं जो संविधान के आर्टिकल पढ़ के उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। उसमें से आप भी अपने साथी दे सकते हैं हमें। आप हमें बुलाइए, हमें अपना एक मौका दीजिए कि हम संविधान को कैसे पढ़ाते हैं, अनुच्छेद कैसे पढ़ाते हैं, उस पर कानून कैसे बनता है। आप हमारी सेवा ले सकते हैं, आप हमें बुला सकते हैं, वरना हम लोग लगे हुए हैं साथियों। फिर आपका तन मन धन भी हमें चाहिए और हम 6 महीने के अंदर अंदर आपको दिखा देंगे कि राज नहीं होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। राजशाही नहीं होगी, लोकतांत्रिक गणराज्यशाही होगी। लोकतांत्रिक गणराज्य की जो परिभाषा है वो संविधान है। संविधान का दूसरा नाम लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो साथियों मैं आपसे अपील करता हूँ, मिशन 2024 में आप हमारा सहयोग करेंगे। भारत गैर बराबरी का नहीं रहेगा, समता मूलक रहेगा। भारत किसी भी धर्म, किसी मजहब के नाम पर राष्ट्र नहीं बनेगा। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग हैं वो भी सोच लें कि भारत सिर्फ भारत है और भारत संविधानवादी होगा, संविधानवादी राष्ट्र होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उसके लिए हमें चाहे अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े और चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, हम इस देश को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे, ना कि किसी धर्म या मजहब के नाम पर राष्ट्र बनने देंगे। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इसको मिशन 2024 से जुड़ें और इसको 2024 में उन लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजें जो संविधान की परिभाषा समझते हैं, जो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब समझते हैं, जो किसी भी आर्टिकल पे कानून बनाने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी आर्टिकल के बारे में जानते हैं, जो संविधान को स्वीकार करते हैं, गैर बराबरी की व्यवस्था को नकारते हैं। तो ऐसे लोगों को आप चुन के भेजेंगे, अपने एरिया में कोई प्रतिनिधि ढूंढेंगे और आप हमें बुला सकते हो। हम उसको सिखा सकते हैं कि कानून कैसे बनाया जाता है, सभी आर्टिकल पे कानून कैसे बनते हैं। हमारी टीम उसको सिखाने में लग रही है साथियों, क्योंकि संविधान को हम समझते हैं संविधान क्या होता है। संविधान सभी की सहमति से समान नियम और कानून कैसे, उसके ऊपर कानून कैसे बनाया जाता है, वो हमें सब कुछ आता है। मैं एक लेखक भी हूँ, किताबें लिखता हूँ, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी हैं साथियों। आप मेरी सेवा लीजिए। मेरे जैसे और कई साथी आपको थैला लेके रोड पे मिल जाएंगे जो संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की बात करते हुए मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। मैं बहुत समय हो गया है साथियों, आधे घंटे से ज़्यादा आपसे विदा लेता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दोगे। जय भारत, जय संविधान।